गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज से हम लोग बेटा अपना एक न्यू मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जिस मेथड का नेम है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो भी स्टूडेंट बेटा हमसे न्यू जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस को बेटा आप लोग देख रहे हैं, तो मेरी पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप प्रीवियस सारे वीडियोस देखना, देन आप आज की वीडियो को प्ले करना। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया है सबसे पहले, जिसका नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया। कैपिटल बजटिंग क्या होती है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। फिर दो प्रैक्टिकल वर्ड पे हमने एम्फेसाइज किया था, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्या होते हैं, हाउ टू कंप्यूट इट, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे बेटा मेथड और टेक्निक्स, और उन मेथड और टेक्निक्स में आई हैव कंप्लीटेड 2 मेथड्स। नंबर 1 इट्स पेबैक पीरियड, नंबर 2 इट्स पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसीलिए हमने बोला यदि किसी स्टूडेंट ने पहले प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें वॉच करें, देन आज की वीडियो को आप प्ले करें। बाकी हाँ, ये अश्योरिटी है यदि आप सारे वीडियोस को बेटा देखकर प्रॉपर वे में अपने नोट्स मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो आप किसी भी लेवल की क्लास में हो, आपके मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी अच्छे स्कोर करेंगे। तो प्लीज बी मेंटेन योर नोट्स इन प्रॉपर वे एंड बी रेगुलर इन द क्लास। यदि आप क्लासेस में रेगुलर रहते हैं, नोट्स प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, जो क्वेश्चंस हम कराते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो असाइनमेंट हम आपको दे रहे हैं उसे आप कंप्लीट करते हैं, तो बेटा मेरी गारंटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके मार्क्स आएंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं बेटा अपना थर्ड मेथड, जिसका नाम है इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और यहां से बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आपके इंपॉर्टेंट मेथड शुरू हो चुके हैं। वैसे पांचों ही मेथड इंपॉर्टेंट हैं, पांचों ही टेक्निक इंपॉर्टेंट हैं, बट यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन ज्यादा स्टार्ट हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से लेकर अब जितने भी मेथड्स बचे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इस मेथड का नेम, इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, और इसको अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। तो इस मेथड के टोटल 4 नेम हैं। ऐसा नहीं हो कभी एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि कैलकुलेट अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सर ने तो क्लास में कराया ही नहीं, बेटा एआरआर को ही बोलते हैं। कई बार लिखा हुआ आ जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, सर ने तो कराया ही नहीं, इसी को एआरआर को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा एआरआर होता क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली क्या है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआरआर। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बेटा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम required rate that firm या /company must earn on its investment। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जब हम कैपिटल बजटिंग को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज तो बेटा क्लियर हो गई,
कि अल्टीमेटली जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है या जो कैपिटल बस्टिंग टॉपिक है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। और जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो बेटा रिटर्न्स तो आपका वेट कर रहे होंगे। भाई हम पैसा इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। हमने इनिशिएटरी लेवल पे यही समझाया था, इनिशिएटरी लेवल पे हमारे पास फंड नहीं था, हमने फंड मार्केट से रेस किया था। हम कौन? हम कंपनी है। इस चैप्टर में खुद को जब भी मैं हम वर्ड बोलूंगा इट रिप्रेजेंट टू ए कंपनी। हम कौन है? कंपनी। पैसा नहीं था, फंड आपने रेस किया, फंड रेस करने के बाद आपने उसको मार्केट में क्या करोगे बेटा? इन्वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने मार्केट से उठाया है वो पैसा तो आपको लौटाना ही लौटाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिटर्न भी देना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो बेटा जितना पैसा आपने मार्केट से उठाया और यदि आपको एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न करना है तो वो कब पॉसिबल है? जब हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में हम केवल एक ही डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन का नेम है कैपिटल बजटिंग। जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं आप, इन सब मेथड के बिहाफ पे हम कंप्यूट करेंगे कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो इसमें जो एक वर्ड आ रहा है बेटा रिटर्न। रिटर्न का मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न हमें कितना मिलेगा या कितना मिलना चाहिए। लेकिन रिटर्न की कोई डेफिनेशन नहीं होती बेटा। आज आप 100 रुपए कमाओगे वो भी कम है, 500 कमाओगे वो भी कम है, 1000 कमाओगे वो भी कम है। लेकिन यहां ARR का मतलब क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है बेटा? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि कंपनी ने जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उस पर कम से कम इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए कि जो पैसा हमने मार्केट से उठाया उन सबको पैसा हम दे सकें और उनको हम सेटिस्फाई कर सकें। तो इसीलिए बोला। और जब मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था तो मैं वहां पर जो एग्जांपल देता हूं या हम वहां पर जो एग्जांपल देते हैं उसमें हम रुपीस का एग्जांपल लेते हैं। शेयर इशू करके इतना पैसा लिया, डिबेंचर इशू करके इतना पैसा लिया, बैंक से लोन लेके इतना पैसा लिया, बस वहां हमने अमाउंट पे एग्जांपल दिया था। उसी चीज को अब हम परसेंटेज में कंप्यूट करेंगे कि मान लो जो पैसा आपने मार्केट से उठाया उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 10% है, मतलब 10% तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाना ही कमाना है। यही होता है बेटा ARR। यदि हमने 10% से कम कमाया तो हम मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कहाँ से चुकाओगे पैसा? जब आपकी खुद की इनकम जनरेट नहीं हो रही तो आप कैसे पैसा चुकाओगे? इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ध्यान रखना है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARR? इट्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट दैट फर्म या स्लैश कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। ARR वो मिनिमम रेट है जिसे हर कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाना ही कमाना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब बात करते हैं हाउ टू कंप्यूट। बेटा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम कंप्यूट कैसे करते हैं? तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का जो एक फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए बेटा, इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। क्या है बेटा फॉर्मूला? एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज net profit after depreciation and tax upon average investment multiply by 100। बेटा जब हमने मेथड स्टार्ट किए थे तो मैंने दो वर्डों पर एम्फेसाइज करवाया था। हमने कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, और मैंने कहा था जब तक चैप्टर एंड नहीं होगा हमें इन दो वर्डों पर फोकस करना है।
फर्स्ट मेथड जब हमने क्लास में पढ़ाया इट्स पेबैक पीरियड, तो उसमें दो कंडीशन थी बेटा, कैश इनफ्लोज आर इक्वल, कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। सर सेकंड मेथड पढ़ाया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहां पर भी फॉर्मूला था टोटल कैश इनफ्लो, वहां पर भी कैश इनफ्लो वर्ड आया। लेकिन जब तीसरा मेथड, हम फोर्थ मेथड जब पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू, वहां पर भी कैश इनफ्लो आएगा। और पांचवा मेथड जब हम IRR डिस्कस करेंगे उसमें भी कैश इनफ्लो आएगा। लेकिन पांचों मेथड में मात्र सिंगल एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें कैश इनफ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये बेटा हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इनफ्लो, हमें कैश इनफ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी सारे मेथड में आपको कैश इनफ्लो की रिक्वायरमेंट है। टोटल 5 मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 5 में से 4 मेथड में हमें कैश इनफ्लो की ही नीड होगी। लेकिन केवल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें कैश इनफ्लो की नीड नहीं होगी, इसीलिए फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सर कैश इनफ्लो मैंने आपको कंप्यूट करना कैसे सिखाया था, बहुत सिंपल था। सबसे पहले आपने क्या किया था, जो आपके नेट प्रॉफिट आए थे उसमें से आपने पहले डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर आपने टैक्स को सब्ट्रैक्ट किया था, और फिर आपने अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस किया था, तब जाके हमारा कैश इनफ्लो निकलेगा। ये फॉर्मेट सबको याद है, ये फॉर्मेट सबको रटा हुआ है, रट गया होगा अब तक। सेल्स में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर टैक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और फिर अगेन डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना है, तो आपका कैश इनफ्लो कंप्यूट हो जाएगा। बाकी सारे मेथड्स में हमको इसी पॉइंट पे पहुंचना है, कैश इनफ्लो पे ही पहुंचना है। जब कैश इनफ्लो पे पहुंचोगे तो ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेकिन बेटा पांचों मेथड में केवल हमने कहा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें कैश इनफ्लो की नीड नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे, फॉर्मूला बोल रहा है। पढ़िए फॉर्मूले को, नेट प्रॉफिट सर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब है पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए, फिर सर टैक्स को माइनस कीजिए, लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करना, क्योंकि प्लस करते ही कैश इनफ्लो निकल जाएगा और हमें कैश इनफ्लो की इस मेथड में नीड नहीं है। आई थिंक इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, इन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड there is no requirement of cash inflow. You have to compute only this particular line, it's net profit after depreciation and tax. First of all you have to subtract depreciation from out of profit, आपको प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन आफ्टर आपको टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगेन आपको डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करना है। लेकिन ये तब है बेटा जब स्टेटमेंट आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप से बॉटम। लेकिन इफ डायरेक्टली कैश इनफ्लो इज गिवन इन द क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन में बेटा डायरेक्टली कैश इनफ्लो ही दे दे, डायरेक्टली कैश इनफ्लो ही आपको क्वेश्चन में दे दे, तो बाकी मेथड्स में तो आपको हेल्प फटाफट हो जाएगी, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो और सारे मेथड कंप्यूट हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको ARR निकालना हो तो अब एक प्रॉब्लम है कि आपको क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दे रखा है और हमें इस स्टेप से इस स्टेप पर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप को माइनस कीजिए, टैक्स को माइनस कीजिए, लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करना। तो ऊपर से जब नीचे आओगे टॉप से बॉटम तब तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन में बेटा हमें डायरेक्टली कैश इनफ्लो ही दे दिया और हमें इस स्टेप से इस स्टेप पर आना है, क्योंकि दोनों के बीच में बस बेटा एक ही तो काम हुआ,
आपने डेप्रिसिएशन को जोड़ा तभी तो कैश इनफ्लो आया, और हमें इस स्टेप से इस स्टेप पर आना है। तो कैसे आए बेटा, जब नीचे से ऊपर आओगे तो जो चीज़ प्लस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी जब अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, कैश इनफ्लो में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हम उस स्टेप पर आ जाएंगे जो आपको नीड होगी। तो सर दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यदि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, देन आफ्टर टैक्स, लेकिन आपको अगेन ऐड नहीं करना डेप्रिसिएशन को। लेकिन इफ यू आर बॉटम टू टॉप, यदि आप बॉटम से टॉप पे जा रहे हो, इफ कैश इन फ्लो इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको मात्र एक स्टेप करना है, क्योंकि हमें इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है, और इन दोनों के बीच में केवल एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हुआ है। तो इस डेप्रिसिएशन को बेटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कौन से पॉइंट पे आ जाएंगे, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पे। ठीक है सर, लेकिन फॉर्मूले के आगे एक वर्ड है, और वो वर्ड है सर इट्स एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप बचपन से बेटा मैथ्स में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। एवरेज का मतलब है जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन हो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड लगा देना है। 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं डिवाइडेड बाय 5, 4 ईयर के प्रॉफिट हैं डिवाइडेड बाय 4। तो हमने एक पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया, एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सर इसके बाद नीचे वाला एक फॉर्मूले में छोटा सा पोर्शन और है, और वो है सर इट्स एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है सर, इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है सर इट्स कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस स्क्रैप वैल्यू divided by 2। cost of the asset plus scrap value divided by 2। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट का। और वैसे भी बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, तो जैसे आपने अकाउंट्स में एवरेज स्टॉक यदि हम निकालते हैं तो आप सभी को एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला याद है, इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला वैसे ही ड्राइव हुआ जब आपने मशीन को परचेज किया, खरीद के लाए, तो बेटा उसकी जो वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ये हो गई ओपनिंग वैल्यू। और जैसे ही आपने मशीन को सेल किया, मशीन की लाइफ एंड हुई और उसको बेचने पर कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलता है, उसको हम बोलते हैं बेटा स्क्रैप वैल्यू। तो ये हो गई क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो फॉर्मूला वैसे ही डेरिवेशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही डे 1 पे जो आप मशीन को खरीद के लाए इट्स ओपनिंग वैल्यू, और डे लास्ट पे जो मशीन की वैल्यू बची दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2। हालांकि एग्जाम में ये आपको समझाने के लिए बताया है बेटा ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। एग्जाम में गलती से भी करके मत आना, एग्जाम में फॉर्मूला ही अप्लाई करके आना, कॉस्ट ऑफ द एसेट या कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार हल्का सा हम 2 मिनट में क्विक रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARR। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बेटा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, मतलब वो मिनिमम रेट जिसे हर कंपनी को, हर बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना ही करना होगा यदि मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है। सेकंड, हाउ टू कंप्यूट ARR। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, कैसे ARR को कंप्यूट करते हैं, इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा बेटा पांचों मेथड में, हर मेथड में हमें कैश इन फ्लो पॉइंट पे ही पहुंचना है, कैश इन फ्लो ही कंप्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट कैश इन फ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्यूट कैश इन फ्लो, देन आफ्टर पुट अप द फॉर्मूला या पुट अप द वैल्यूज इन फॉर्मूला। पहले कैश इन फ्लो निकालो, फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट अप करो। लेकिन पांचों मेथड में मात्र सिंगल एक मेथड ऐसा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसमें हमें कैश इन फ्लो की नीड नहीं होती। ये हम नहीं बोल रहे, फॉर्मूला बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर
डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, पहले हम डेप्रीशिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगेन डेप्रीशिएशन को प्लस नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका स्टेटमेंट में आप बॉटम से टॉप पे जा रहे हो, डायरेक्टली कैश इनफ्लो क्वेश्चन में आ रहा है, तो ध्यान रखना बाकी मेथड में तो आपको हेल्प हो जाएगी, लेकिन केवल एक मेथड में हमें इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट पे आना है, तो क्या करें, जो डेप्रीशिएशन प्लस है बस उसको माइनस कर देंगे। एवरेज लेना सबको आता है बेटा, जितने भी ईयर्स की प्रॉफिट गिवन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बस मेन चीज ध्यान रखना है कि इस मेथड में कैश इनफ्लो की नीड नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, इसका हमने एक फॉर्मूला लिखवाया, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर। अब इस मेथड में केवल एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट आपका बच रहा है, वो इंपॉर्टेंट नोट भी हम नोट करेंगे और उसके बाद ये मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या है वो इंपॉर्टेंट मेथड, आइए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप कॉपी कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट नोट, और ये नोट होते ही आपका ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट है, इफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन in the question, then if working capital is given in the question, then it will be added in average investment to calculate average rate of return। बेटा इतना सा पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, इफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है तो इट विल बी या इट शुड बी, कर लीजिए बेटा, इट शुड बी एडेड in average investment to calculate average rate of return। यदि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है तो हमें उसे बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट में ऐड करना चाहिए टू कैलकुलेट ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कंप्यूट करने के लिए। सर क्या है वर्किंग कैपिटल, यही नोट आपने क्या लिखवाया, इसको समझते हैं। बेटा वैसे हमको वर्किंग कैपिटल पूरा एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है, और हम आपको पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही पढ़ाएंगे वर्किंग कैपिटल, लेकिन अभी क्योंकि टर्म आ गई है तो समझ लेते हैं। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपको एक छोटा सा आंसर देना है, डेली यूज में आने वाली कैपिटल। वन वर्ड में आंसर देना है, डेली यूज में आने वाली कैपिटल। यानी आपके जो बिजनेस के डेली रूटीन एक्सपेंस होते हैं उनको चलाने के लिए जो भी फंड, जो भी मनी या जो भी कैपिटल हमें नीड होती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो हमने इतना सा नोट लिखवाया, यदि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आ जाए बेटा तो इट शुड बी एडेड इन एवरेज इन्वेस्टमेंट टू कैलकुलेट ARR। तो हमें उसे एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बेटा आपको, कॉस्ट ऑफ द मशीन या कॉस्ट ऑफ द एसेट, मान लेते हैं बेटा इट्स 1 लाख रुपीस। उसी में आपको हमने कहा स्क्रैप वैल्यू इट्स ₹20,000, और हमने आपसे बोला कि बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए या एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट कीजिए। आई थिंक बहुत सिंपल होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट करना। फॉर्मूला सबको याद है, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बेटा कितना सा होता है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है इट्स कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2।
तो कॉस्ट ऑफ द एसेट है सर 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया सर आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट ₹60,000। और जब हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट ₹60,000 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमने कहा कि क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में यदि हम आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी दे दें 30,000 रुपीज, ये एक एडिशनल एडजस्टमेंट आ जाए। और ध्यान रखना बेटा, एग्जाम हॉल में 100 में से लगभग अप्रोक्सीमेट 95 बच्चे इस एडजस्टमेंट को भूल जाते हैं। अब सिली मिस्टेक मान लो, व्हाटएवर जो भी मान लो, इसको भूल जाते हैं और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरे आंसर को गड़बड़ कर देगी। आपने नेट प्रॉफिट सही निकाला, लेकिन जैसे ही आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हुआ तो आपका ARR भी गलत हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, यही हमको एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि क्वेश्चन में WC आ जाए, वैसे तो बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इतना सा है, कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हमारा आंसर आ भी चुका है 60,000, लेकिन हमने नोट लिखवाया यदि क्वेश्चन में बेटा वर्किंग कैपिटल आ जाए तो उसको हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेंगे और हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, इट्स 90,000 रुपीज। यहाँ जाके हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने वर्किंग कैपिटल को जो एवरेज इन्वेस्टमेंट में जोड़ा है, तो प्रैक्टिकल चीज़ है बेटा, इन्वेस्टमेंट मतलब अल्टीमेटली आप अपने टोटल खर्चे की बात कर रहे हो, मेरा टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, तो वर्किंग कैपिटल की बिजनेस को रनिंग खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा आपको चाहिए वो भी एज ए एक्सपेंस का पार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्सपेंस में, खर्चे में, हालांकि ये खर्चा लॉन्ग टर्म का है आपका, तो इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, डे 1 और डे लास्ट पे उनकी वैल्यू क्या है, एवरेज हमने आज पैसा क्या लगाया। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज हमने पैसा क्या लगाया अपने बिजनेस में, या आज हमने कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल का पैसा भी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस के रनिंग खर्चों को चलाने के लिए ये पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा। तो हम जब बात कर रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कि लमसम पैसा कितना लगाया, तो बेटा दोनों चीज़ें काउंट होंगी, जो आपने लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट किया वो भी, और प्लस जो बिजनेस के खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा आपको नीड है, जो पैसा आप लगा रहे हो, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होगा। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड बेटा आज मैंने कंप्लीट किया। क्या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ARR, हाउ टू कंप्यूट इट, किसकी नीड होती है, किसकी नीड नहीं होती है, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट कि इफ़ वर्किंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हम इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बेटा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्किल तक इसको स्प्रेड करें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।